तो चलिए सी प्लस प्लस की जो आज की क्लास है उसमें हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रक्टर। लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था, कंस्ट्रक्टर के कुछ फीचर्स देखे थे। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको थोड़ा सा। अगर मेरे पास कोई एक क्लास है जिसका नाम एबीसी है, तो इसके अंदर हम तीन सेक्शंस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। किसी भी सेक्शन में हम या तो डेटा बना सकते हैं या फिर उसके अंदर कोई फंक्शन बना सकते हैं। ये एक फंक्शन है हमारे पास। तो ये हमारी जो क्लास है जिसका नाम है ए बी सी, इसके अंदर तीन डेटा मेंबर्स हैं या तीन वेरिएबल्स है, जिसको सी में वेरिएबल्स कहा जाता था। अगर वो क्लास के अंदर बनते हैं तो उनको डेटा मेंबर कहा जाता है। डेटा मेंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वेरिएबल्स में डेटा स्टोर होता है और ये क्लास एबीसी के मेंबर हैं, इसलिए इनको डेटा मेंबर कहा जाता है। तो इस क्लास एबीसी के पब्लिक सेक्शन में तीन डेटा मेंबर एक्स वाई जेड हैं और एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है शो। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन ही होते हैं, बट ये स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं। ऐसा मेंबर फंक्शन जिसका नाम सेम टू सेम क्लास के नाम के जैसा हो, ऐसे मेंबर फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्लास का नाम ए बी सी है, तो यहाँ पर अगर इस फंक्शन को, या ये फंक्शन ही है, इसको अगर मैं बनाऊं और किसी फंक्शन का नाम सेम ए बी सी दे दूं, तो ये जो फंक्शन है ये मेंबर फंक्शन न कहला करके इसको कंस्ट्रक्टर नाम दे दिया गया है। ये भी मेंबर फंक्शन है, ये भी मेंबर फंक्शन है, बट इसका नाम अलग रखा गया है कंस्ट्रक्टर। यानी कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका नाम सेम क्लास के नाम के जैसा होता है। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे इसमें वॉइड मेन है, इसमें वॉइड इंट कुछ नहीं होता। एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर अलाउड है, बट उनका सिग्नेचर अलग अलग होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का यूज होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, जो डेटा मेंबर है उनको इनिशियलाइज करने के लिए। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ये सारे कुछ फीचर्स थे जिसको हमने कल पढ़ा था। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी थे जैसे कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं किया जा सकता, एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर एक समय पर कॉल होता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो उसके सिग्नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे इस कंस्ट्रक्टर को, हमने लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इसलिए अगली क्लास देखेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। जैसा कि ये शो एक मेंबर फंक्शन है, जैसा कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है। और डिस्ट्रक्टर की भी सेम खासियत होती है कि उसका नाम भी सेम क्लास के नाम के समान होता है, और ये भी सेम ऐसा ही होता है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फिर क्या अंतर होता है? कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में सिर्फ ये अंतर होता है कि डिस्ट्रक्टर के नाम के सामने टिल्ड साइन लगा होता है। यानी कि क्लास का नाम जैसा है वैसे नाम का अगर फंक्शन है तो वो कंस्ट्रक्टर है। वो कंस्ट्रक्ट करता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, वैल्यू को स्टोर कराता है। ऑटोमेटिक कॉल होता है जैसे ही प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यानी प्रोग्राम रन करते समय, प्रोग्राम की स्टार्टिंग के समय ये कॉल होता है अपने आप। और ये डिस्ट्रक्टर है, इसका भी नाम सेम टू सेम क्लास के नाम के समान होता है, बस सामने में टिल्ड साइन लगा होता है। और ये भी ऑटोमेटिक कॉल होता है, लेकिन कब ऑटोमेटिक कॉल होता है? ये कब कॉल होगा? जब प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा, जब प्रोग्राम बंद हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा। ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कॉल होता है, ये एंडिंग में कॉल होता है। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है या ऑब्जेक्ट, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इंस्टेंशिएट होता है, उस समय सारी वैल्यूज को ये स्टार्ट करता है, इनिशियल वैल्यूज को। और जब प्रोग्राम खत्म होता है तो डिस्ट्रक्टर पूरी वैल्यूज को डिलीट करता है, मेमोरी को रिलीज करता है, मेमोरी को फ्री करता है। तो दोनों में यही अंतर है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है या बनाता है या उसमें वैल्यूज देता है, वैल्यूज फिल करता है। और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, उसकी मेमोरी को फ्री करता है, वैल्यूज को रिमूव करता है। दोनों का काम अपोजिट है, लगभग लगभग सारी चीजें सेम है। ठीक है।
अब हम इनको डिस्ट्रक्टर को एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे और बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं डिस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो चलिए आइए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों ही होंगे और दोनों का वर्किंग हम एक साथ देख लेंगे एक ही स्क्रीन पर। तो एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी और C++ हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम एक डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना कर देखते हैं। सिंपल सी एक लॉजिक है। अगर डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम आप बनाएंगे अपने कॉपी पर या सॉरी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर बनाते हैं तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है वो प्रोग्राम के एंडिंग के समय होती है। यानी कि समझ जाइए कि ऐसा कोई चीज है जो प्रोग्राम खत्म होते समय काम कर रहा है तो उसका आउटपुट देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आप कोई मूवी देखने गए हैं और दी एंड की मैसेज आने के बाद जब आप सिनेमा घर खाली कर देते हैं उसके बाद कुछ मैसेज आ रहा है तो कोई उसे देख नहीं पाएगा। क्लियर है? उस टाइप की सिचुएशन आती है तो डिस्ट्रक्टर का आउटपुट देखने में बड़ी दिक्कत होती है हमको। चलिए आइए देखते हैं, हम डिस्ट्रक्टर का एक अलग लॉजिक लगाकर हम इसका आउटपुट देखेंगे और एक ही प्रोग्राम में इसको समझेंगे। तो आपके लिए मैं अभी स्क्रीन भेज रहा हूँ और C++ की जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई देगी फुल स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये अभी आपकी C++ की स्क्रीन दिख रही है और इसको हम अभी वर्क करके देखेंगे। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सा लॉजिक लिखते हैं और इसमें हम सबसे पहले iostream डॉट एच लिखेंगे, conio डॉट एच ये तो रोज रहता है। इसके अलावा मैं क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ ABC। ध्यान रखना है ABC जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और पब्लिक में सेक्शन में मैं कोई डेटा मेंबर नहीं बनाता हूँ, सिर्फ मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ABC कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने और कंस्ट्रक्टर में मैं एक आउटपुट दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर मैं एंड के साथ देता हूँ ताकि एक लाइन छोड़कर आउटपुट आए। मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया है आई एम ए कंस्ट्रक्टर और मैं एक डिस्ट्रक्टर बना देता हूँ। आप देखेंगे मैं सेम डिस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इसका भी नाम सेम होगा और बस इसके सामने यहाँ पर टिल्ड साइन लगा होगा। तो टिल्ड साइन लगा होने के साथ साथ सेम अगर क्लास का नाम के जैसा कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन को मेंबर फंक्शन ना बोल करके हम डिस्ट्रक्टर बोलते हैं और डिस्ट्रक्टर का काम होता है वैल्यूज को ऑटो रिमूव करना या वैल्यू मेमोरी को ऑटो फ्री करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर जो है मेमोरी को कैसे फ्री करता है। ये मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं। एक जो फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं और इसको डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मेरा आउटपुट आ रहा है आई एम ए कंस्ट्रक्टर और आई एम ए डिस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैं void main बनाता हूँ। void main में मुझे क्लियर स्क्रीन और गेट ch लिखना है तो मैं क्लियर स्क्रीन लिखता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे गेट ch। अब देखते हैं मैं यहाँ पर सिंपल सा जैसे ही इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए मेन में तो कुछ भी नहीं किया गया है इसलिए कोई आउटपुट नहीं आने वाला। तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो एरर तो कुछ नहीं आया बट आउटपुट एकदम ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन से ही रन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन में मैंने कुछ भी लिखा नहीं है तो आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है।
अब मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, सीधा ए बी सी का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ए बी सी A1। तो आपको पता है कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। क्लियर है? अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर ब्लैंक होता है, इसलिए कुछ आउटपुट नहीं दिखता है। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और इसमें लिखा है आई एम ए कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ भी नहीं किया, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा और इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। फिलहाल यहाँ पर तो कोई वैल्यूज नहीं है, फिर भी वो इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। देखिए आई एम ए कंस्ट्रक्टर आउटपुट आ गया, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया है। अगर मैं इसका 2-3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैं A1 A2 और A3 बनाता हूँ, तब क्या होगा देखते हैं। मैं इसको रन जब कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम ए, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए 3 बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। जितने बार ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका। क्लियर है? तो अगर मैं इसको सिंगल ही रखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब आप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, मेन से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो डिस्ट्रक्टर का आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है। डिस्ट्रक्टर का आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि डिस्ट्रक्टर का आउटपुट तब आया जब ब्लैक स्क्रीन हट गई, यानी कि आपकी थिएटर से जब आप बाहर निकल गए हो और आपके सामने ये नीली स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन छोड़ के आप बाहर आ गए हो, और उसके बाद वो आउटपुट आया है, क्योंकि गेट ch के बाद में आउटपुट आया। अगर आप आउटपुट स्क्रीन पर जाना चाहोगे तो क्या करोगे, इसमें आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पर देख सकते हो, विंडो में जाना। आप विंडो में आपको कंसोल स्क्रीन दिखेगी, ये देखिए आउटपुट स्क्रीन में जाएंगे तो आपको देखो नीचे यहाँ पर दिख रहा है आई एम ए डिस्ट्रक्टर, आई एम ए डिस्ट्रक्टर, आई एम ए डिस्ट्रक्टर। 3 ऑब्जेक्ट थे, A1 B1 C1। तो ये सेम उसी तरीके का सिचुएशन है कि आप कोई मूवी देखने गए, मूवी का नाम छपा, आप शुरू में देखे क्योंकि मूवी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन लास्ट में दी एंड हुआ और आप बाहर निकल गए, और उसके बाद जो मैसेज आया आई एम ए डिस्ट्रक्टर, आई एम ए डिस्ट्रक्टर, वो आप देख नहीं पाए, जबकि वो मूवी खत्म होने के बाद आई है। तो इसको हम एक स्कोप ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। 2 तरीका है, पहला तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप स्कोप ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, 1 सेकंड के लिए हैंग कर रहा है, मैं आपको स्क्रीन जाकर फिर आएगी। ठीक है, तो ये मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो ABC का एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, और जब उसको रन कर रहे हैं तो उसका आउटपुट आ रहा है 1, लेकिन जब प्रोग्राम बंद हो रहा है, जब मैं गेट ch के लिए एंटर करके बाहर आ जा रहे हैं, तब उसका आउटपुट, डिस्ट्रक्टर का भी आउटपुट आ रहा है, लेकिन हम उस ब्लैक स्क्रीन को छोड़ के बाहर आ चुके हैं, इस वजह से हमको आउटपुट दिख नहीं रहा है। तो आपको ये पता है कि जो वेरिएबल होता है, कोई भी चीज अगर यहाँ पे क्रिएट हो रही है तो उसका एक स्कोप जनरेट होता है, उसका स्कोप होता है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग स्कोप है और ये एंडिंग स्कोप है। तो जब ये वाला ब्रैकेट कॉल हो रहा है, ये वाला, तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसलिए हमको ये वाले ब्रैकेट के बाद प्रोग्राम ही खत्म हो जा रहा है, इसलिए उसका आउटपुट दिख नहीं रहा है। तो इसका आउटपुट अगर मुझे देखना है तो मैं इसका स्कोप यहाँ पर एंड कर देता हूँ। यहाँ पर एक एडिशनल ब्रैकेट ओपन किया और एडिशनल ब्रैकेट खत्म कर दिया। ब्रैकेट एडिशनल लगाने से मेरे प्रोग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इस ये जो ऑब्जेक्ट बना है ABC क्लास का, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर, तो इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, लेकिन जैसे इसके बाद ये वाला ब्रैकेट कॉल होगा तो वो इसका स्कोप खत्म कर देगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, या ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा तो वो मेमोरी फ्री करने के लिए डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो जो
पहले यहाँ पर ब्रैकेट लग रहा था, गेट सी एच के बाद जब हम एंटर कर रहे थे तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट कॉल हो रहा था और डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, तो इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा जो डिस्ट्रक्टर है वो गेट सी एच के पहले ही कॉल हो जाएगा, और गेट सी एच के पहले कॉल होने के लिए मैं यहाँ पर चाहूँ तो सी आउट भी लिख सकता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सी आउट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंड एल, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके बाय आएगा, फिर जैसे ये वाला ब्रैकेट कॉल होगा नीचे वाला तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और उसके बाद गेट सी एच होने पर स्क्रीन रुके रहेगी। तो अब देखते हैं, इसको रन कराते हैं, और ये हमारा आउटपुट है। देखिए आपको यहाँ पर डिस्ट्रक्टर अभी कॉल होते हुए दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब गेट सी एच वर्क कर रहा है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है या उसका स्कोप खत्म होता है तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर 2-3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 2-3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो आप देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। अगर मैं A1, A2 और A3 बनाऊंगा तो 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ओके बाय आएगा और 3 बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको रन करके, तो आपका आउटपुट यहाँ पर है, देखिए 1 1 1 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। पहला वाला जो 1 है वो A1 के लिए है, दूसरा वाला A2 के लिए है, तीसरा वाला A3 के लिए है। तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए, और यहाँ पर ओके बाय लिखाया। उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट आया, ब्रैकेट आते ही तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट होंगे, क्योंकि उनका स्कोप खत्म हो गया, उनका एरिया खत्म हो गया, उस ब्रैकेट के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, उनका कोई काम नहीं है। तो तीनों ऑब्जेक्ट A1, A2, A3 डिलीट हुए, तो तीनों के कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए, 2 2 2 लिखाया, और उसके बाद गेट सी एच होने की वजह से स्क्रीन रुक गई है। तो आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या अंतर है। कुल मिलाकर के आप जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट बनने पर कॉल होता है ऑटोमेटिक, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट रिलीज होने पर या डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिक कॉल होता है। एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम क्लास के नाम के जैसा होता है, इसमें इसका भी नाम सेम क्लास के नाम के जैसा होता है, और ये टिल्ड साइन के साथ होता है। कंस्ट्रक्टर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, उनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, उनको ओवरलोड किया जा सकता है, आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर को जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किया जाता है तो रिवर्स डायरेक्शन में कॉल होता है। ऐसे कंस्ट्रक्टर की 8-10 प्रॉपर्टीज हैं, और लगभग सेम प्रॉपर्टीज डिस्ट्रक्टर की भी हैं। और ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है, और बहुत आसानी से एग्जाम में आप लिख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद है कि आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो टॉपिक है काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आप कंप्यूटर में देखेंगे कि जब भी हम कोई चीज़, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो या डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज़ हम ओपन करते हैं तो कुछ इनिशियल सेटिंग्स पहले से रहती हैं। जैसे मैं MS वर्ड ओपन किया तो इसका जो कलर है वो वाइट है, इसमें कुछ फॉन्ट साइज यहाँ पर दी हुई है 11। बाद में ओपन करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पेज लेआउट में गया तो पेज कलर में जाकर के मैंने इसका पेज कलर चेंज कर दिया, येलो हो गया ये। लेकिन स्टार्टिंग कलर वाइट था, वाइट भी तो किसी ने सेट किया होगा, क्योंकि कंप्यूटर में पहले से वाइट तो होता नहीं है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है और वो सेट करता है कि पेज का कलर वाइट रहेगा।
जैसे कि आपके व्हाट्सएप में क्या होता है कि व्हाट्सएप का कलर ग्रीन रहता है और व्हाट्सएप में कोई वॉलपेपर नहीं होता है, लेकिन जब एक बार आप वॉलपेपर सेट कर देते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर में चला जाता है। नेक्स्ट टाइम जब जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप ओपन होने के पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो आपका वॉलपेपर पीछे सेट करके दिखाएगा। अगर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता तो इसमें जो मैंने इसको ओपन किया तो इसका डिफॉल्ट कलर वाइट आया। मैंने जब यहाँ पर ओपन किया तो डिफॉल्ट कलर क्या आया, वाइट। डिफॉल्ट साइज क्या आई, 11। तो क्या ये 11 साइज, ये वाइट कलर, ये 100% और ये सारी डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो कंस्ट्रक्टर में सेव होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल कोई चीज़ ओपन करते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर से उठाता है वो सारी चीज़ें कि क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और उसको यहाँ पे सेट कर देता है। अगर कंस्ट्रक्टर में सेट हो जाएगा कि इसका कलर येलो है तो जब भी हम ओपन करेंगे तो शुरू में येलो ओपन होगा, उसके बाद फिर हम इसका कलर जा करके वाइट कर सकते हैं। देखिए ऐसा वाइट किया। तो आपने कभी सोचा है कि जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो वो वाइट कलर का ही क्यों दिखता है, व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो ऊपर ग्रीन कलर का ही कैसे दिखता है, कोई एप्लीकेशन फेसबुक आप ओपन करते हैं तो वो ब्लू कलर से ही क्यों दिखता है, क्योंकि उसके कंस्ट्रक्टर में वो चीज़ सेट की गई है। आप जब कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कोई कुछ ना कुछ वॉलपेपर होता है, वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर में सेट रहती हैं, उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके कंस्ट्रक्टर में सेट कर दूं कि इसका कलर जो है वो इस तरीके से है, जैसे मैंने भी क्लास बनाई थी उसमें x की वैल्यू मैंने 100 सेट कर दी थी, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी वैल्यू 100 होगी। क्लियर है, ये चीज क्लियर हुई? यस सर।